आज हम इंडियन बैंकिंग एक्ट 1949 के कुछ प्रोविज़न और देखेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले प्रीवियस वाले लेक्चर में भी कुछ प्रोविज़न के बारे में चर्चा की थी। तो कुछ प्रोविज़न अभी भी और बचे हुए हैं, उनको हम आज डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रोविज़न की जहाँ बात आती है तो उनमें से एक प्रोविज़न और आता है, वो प्रोविज़न होता है लाइसेंस का। तो धारा 22 के अनुसार, भारतीय बैंकिंग अधिनियम की धारा 22 के अनुसार भारत में काम करने वाले प्रत्येक बैंक को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व प्रत्येक बैंक की आर्थिक स्थिति की अच्छी तरह जांच करता है और उसमें निम्न बातें पूर्ण होने पर भी उनको लाइसेंस दिया जा सकता है। तो कौन कौन सी बातें हो सकती हैं ये जानते हैं। सबसे पहले तो कि प्रार्थी बैंक अपने वर्तमान और भावी जमाकर्ताओं को अपनी संपूर्ण जमा रकम भुगतान करने में समर्थ है और आगे भी इन फ्यूचर में वो रहेगा। फिर कि जो भी प्रार्थी बैंक का कार्य संचालन जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध नहीं हो रहा हो। और फिर फॉरेन बैंक हेतु जो कि भारत में कार्य कर रहे हैं, अपने देश में भारतीय बैंकों के प्रति उस देश की गवर्नमेंट या उनके कानून द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो ये अगर ये 3 कंडीशंस पूरी करते हैं तब तो उन्हें लाइसेंस दे दिया जाता है। अगर ये 3 कंडीशन पूरी नहीं करते हैं तो बैंक इनके एप्लीकेशंस को या लाइसेंस को निरस्त कर देते हैं। अब लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए भी कुछ कंडीशन दी गई हैं। वो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहली कंडीशन इसमें है कि यदि एक बैंक रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित कंडीशंस को नहीं मानेगा तो लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं। या फिर जब एक बैंक अपना व्यवसाय बंद कर देता है या फिर उसको स्थगित कर देता है तो फिर लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अपने आप ही। और जब रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित शर्तों को पूरा करने में बैंक असमर्थ हो, तो जब भी ऐसी कंडीशंस होंगी तो लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। तो ये तो मैंने ऐसी कंडीशंस बताई कि लाइसेंस कब दिए जाएंगे, और वो कंडीशंस भी बताई हैं कि लाइसेंस कब कैंसिल किए जा सकते हैं। अब दूसरा इसमें आता है प्रोविज़न आता है कि ब्रांच के एक्सपेंशन के लिए कि हम शाखा का विस्तार किस तरह से करें, या इसमें कौन सी धारा जो है लगती है और किस धारा के अकॉर्डिंग बैंक अपने काम को करते हैं। तो बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपनी नई ब्रांच खोलने से पूर्व या पुरानी ब्रांच को ट्रांसफ़र करने पर तथा वे इंडियन बैंक जो कि फॉरेन में अपनी नई ब्रांच खोलना चाहते हैं या अपनी ब्रांच को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उन्हें रिज़र्व बैंक से रिटन में परमिशन लेनी आवश्यक होगी। और रिज़र्व बैंक अनुमति देने से पहले बहुत सारी बातें हैं, उनकी जानकारी आपसे लेता है। जैसे कि बैंक की मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, बैंक का आर्थिक स्थिति कैसी है, बैंक का पूर्व में हिस्ट्री किस तरह की है, बैंक के भावी इनकम की संभावनाएं कितनी हैं, बैंक कैपिटल की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं। और फिर अगर जनहित में हम बैंक को खोलते हैं तो इनका हमारे बिज़नेस पर, उद्योगों पर क्या इफ़ेक्ट होगा। फिर बैंक में कितने जो कर्मचारी हैं, हमारे वर्कर हैं, वो कितने प्रशिक्षित हैं, उन्होंने प्रशिक्षण लिया है या नहीं। फिर गोदाम की व्यवस्था है, हमारे यहाँ पर संदेश वाहन की व्यवस्था है, यातायात की व्यवस्था कितनी है, इन सभी बातों की जानकारी बैंक की ली जाती है रिजर्व बैंक द्वारा और शाखा का एक्सपेंशन किया जाता है। अब जब भी एक बैंक अपनी जो प्रेजेंट ब्रांच होती है किसी
मेले में या किसी संगोष्ठी में या किसी प्रदर्शनियाँ इस प्रकार के स्थायी रूप में बैंकिंग सुविधा देना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता इनको नहीं होती है। और यदि रिजर्व बैंक अपनी ब्रांच ट्रांसफ़र करने के आदेश देने के पश्चात ये ऐसा फील करती है कि संबंधित बैंक या शाखा से समस्त शर्तों का पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है तो स्पष्टीकरण हेतु बैंक या उसकी ब्रांच को लेटर लिखेगा और इस स्पष्टीकरण का अवसर देने के बाद वह अपना आदेश लिखित में देकर वापस ले सकता है। तो ये तो बात हुई हमारे ब्रांच के एक्सपेंशन की बात। अब जो नेक्स्ट इसमें प्रोविज़न आता है वो प्रोविज़न है लिक्विड रिज़र्व का। तो हमें पता है कि हर बैंक को अपना एक भाग जो होता है वो लिक्विडिटी के रूप में रखना अनिवार्य है। तो इस संबंध में कुछ प्रोविज़न जो बताया इंडियन बैंकिंग एक्ट 1949 की धारा 24 के अकॉर्डिंग भारत में कार्यरत प्रत्येक बैंक को अपने कुल दायित्व का 25% कैश और अनुमोदित प्रतिभूतियों या स्वर्ण में भारत में रखना पड़ता है। और यह राशि शेड्यूल बैंक द्वारा रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 42 सब 1 के अंतर्गत रिजर्व बैंक में रखी गई राशि के अतिरिक्त है। और रिजर्व बैंक उक्त राशि को टाइमली बढ़ा भी सकता है। जैसे जो कोष होते हैं, कोष भी तरल रूप में ही शामिल किए जाते हैं। जैसे कि कोई भी शेड्यूल बैंक के द्वारा रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक या भारत सरकार द्वारा अधिकृत अन्य किसी भी बैंक या अपने पास धारा 18 द्वारा वांछित राशि से अधिक रखी गई हो। फिर विदेशी बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के पास जमा कराई गई राशि धारा 11 के अंतर्गत। और फिर रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और भारत सरकार के द्वारा अधिकृत किसी अन्य बैंक के पास चालू खाते में जमा। और फिर बैंकिंग अधिनियम की धारा 42 के अकॉर्डिंग शेड्यूल बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के पास आवश्यकता से अधिक जमा राशि की गई हो। तो ये तो हुए लिक्विडिटी के संबंध में। अब नेक्स्ट जो प्रोविज़न आता है उस प्रोविज़न में आता है भारत में संपत्ति। तो बैंकिंग अधिनियम की धारा 25 के अनुसार प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को अपने कुल जमाओं के कम से कम 70% मूल्य के बराबर की परिसंपत्ति भारत में ही रखना नेसेसरी है। और देश में कार्यरत विदेशी बैंकों पर भी यही प्रोविज़न लागू होता है। इस धारा का उद्देश्य भारतीय पूंजी के विदेश में निर्गमन को रोकना होता है। और प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को इस संबंध में 3 महीने में एक विवरण जो है रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करना पड़ता है। और इन परिसंपत्तियों में केवल उन्हीं सिक्योरिटीज़ को, प्रतिज्ञा पत्रों को और विपत्रों को शामिल किया जाता है जिनकी की पुनर्कटौती रिजर्व बैंक से की जा सकती है। तो ये तो हुई प्रॉपर्टी इन इंडिया में कौन से प्रोविज़न लागू होता है। फिर हमारे फाइनल अकाउंट जो होते हैं उस संबंध में भी कोई प्रोविज़न है। उसमें धारा बैंकिंग अधिनियम की धारा 29, 30, 31, 32 में बैंकों के अपने एनुअल जो अकाउंट होते हैं उनका ऑडिटिंग के संबंध में प्रावधान है। तो बैंकिंग अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत भारत के प्रत्येक बैंक को 31 दिसंबर तक अपने खाते तैयार करने पड़ते हैं। और अधिनियम की धारा 30 के अनुसार बैंकिंग कंपनियों को अपने अंतिम खातों को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में दिए गए प्रोविज़न के अनुसार समुचित योग्यता प्राप्त वाले ऑडिटर द्वारा ऑडिटिंग करवाना आवश्यक है। अब इसी में धारा 31 के अनुसार 31 मार्च तक जो ऑडिटेड हमारे अकाउंट को रिजर्व बैंक के पास 3 प्रतियों में भेजना पड़ता है, जिसे रिजर्व बैंक चाहे तो 3 माह तक बढ़ा सकता है। और अधिनियम की धारा 32 के अनुसार जो हमारे फाइनल अकाउंट और हमारे ऑडिटर्स के प्रतिवेदन प्रत्येक की
तीन कॉपी कंपनी के जो रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में भेजनी पड़ती है और प्रतिवेदन की 3 प्रतियां इसमें जमा करानी आवश्यक है। और इसी में धारा 33 के अनुसार विदेशी बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने अंतिम खातों की एक प्रति बैंक द्वारा एक स्थान पर चस्पा कर दे या लटका दे, जहां से कि बैंक में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति इसे देख सके। तो ये तो रही हमारे ऑडिटिंग फाइनल अकाउंट की बात। अब हम इंस्पेक्शन की बात करते हैं, निरीक्षण की बात करते हैं। इसमें क्या प्रोविज़न है? तो इसमें भी प्रोविज़न है कि इंडियन बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 की धारा 35 के अनुसार बैंकिंग संस्थाओं की व्यवस्थाओं को कुशलता बनाए रखने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने बैंकिंग संस्थाओं के सामयिक इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर दे रखे हैं। अब इनमें डिफरेंट टाइप के हैं। कुछ जनरल इंस्पेक्शन होते हैं जो कि वर्ष में एक बार प्रत्येक देशी और विदेशी बैंक को रिजर्व बैंक द्वारा सामान्यतः निरीक्षण करवाता है और विदेशी बैंकों का केवल भारत स्थित शाखाओं का निरीक्षण करता है। ठीक है। और फिर कुछ स्पेशल इंस्पेक्शन होते हैं जिसमें कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में रिजर्व बैंक सामान्य इंस्पेक्शन के अतिरिक्त बैंकों का स्पेशल इंस्पेक्शन करवाता है। तो ये निम्न कारणों से करवाए जाते हैं। वो निम्न कारण मैंने पहले भी बताए थे, जैसे कि कोई नई ब्रांच जो है स्थापित की गई और पुरानी ब्रांच जो है ट्रांसफ़र की गई हो, और 2 बैंकों के समामेलन का अवसर पर स्पेशल इंस्पेक्शन किया जाता है। और लाइसेंस अगर हम दे रहे हैं तो लाइसेंस प्रदान करने से पहले और उसके बाद में इंस्पेक्शन किया जाता है। फिर इसमें विशेष जो है इंस्पेक्शन जो किया जाता है वो समामेलन, एकीकरण और व्यवसाय के स्थगन के आदेश को जारी करने से पहले किया जा सकता है। फिर धारा 35A और 36 और 37 के अंतर्गत निर्दोषियों के क्रियान्वयन के संबंध में प्रोविज़न आता है। तो इसमें जब रिजर्व बैंक किसी बैंक का इंस्पेक्शन करता है तो उससे संबंधित बैंक के पास इंस्पेक्शन की एक प्रति अनिवार्यतः भेजनी पड़ती है। तो ये तो ही कुछ निरीक्षण संबंधी प्रावधान। अब इसके बाद आता है जब समापन हो तो समापन के संबंध में भी कुछ जो है प्रोविज़न है। तो समापन के संबंध में प्रोविज़न क्या क्या हो सकते हैं? तो समापन के संबंध में इंडियन बैंकिंग एक्ट 1949 की धारा 44 में जब एक बैंक समापन केवल उच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है, इस हेतु सेंट्रल गवर्नमेंट प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक स्थायी अवसायक की नियुक्ति करते हैं, जिसमें एक बैंक समापन जो करता है 2 तरीके से कर सकता है। एक तो ऐच्छिक होता है और एक अनिवार्य होता है। तो ऐच्छिक समापन पर जब कोई बैंक ऐच्छिक समापन करना चाहता है तो कंपनी अधिनियम की धारा 484 के अनुसार इस आशय का एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है। फिर अनिवार्य समापन करना चाहता है तो एक बैंक का अनिवार्य समापन या तो कोर्ट द्वारा या कंपनी रजिस्ट्रार या रिजर्व बैंक या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रार्थना पर किया जा सकता है। ठीक है। तो ये तो हुआ समापन के संबंध में। अब इसमें आता है दूसरा प्रोविज़न कि पेमेंट ऑफ डिपॉजिटर, जब हमें जमाकर्ताओं का भुगतान करना हो। जब एक बैंक को अपनी जमा राशि प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो संबंधित जो कोर्ट है उनकी जमाओं को स्वप्रमाणित मान लेती है। ये धारा 43 के अनुसार है। ठीक है। तो और जब किसी व्यक्ति के बैंक में एक से अधिक खाते हैं तो उसे प्रथम किश्त में केवल 250 रुपये का भुगतान किया जाता है। ये ऐसा पेमेंट टू डिपॉजिटर के अकॉर्डिंग प्रोविज़न है। फिर इसमें और चीज़ें आती हैं कि कुछ रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन जो होते हैं बैंकों के संबंध में निषिद्ध कार्य होते हैं, तो धारा 36A के अनुसार निम्न कार्यों को अवैधानिक माना गया है। जैसे कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रदर्शन या कार्य
बैंक भवन में नहीं करेगा, जिसके कारण बैंक के कामकाज में बाधा आए, आने की संभावना हो। कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बैंक के भवन में जाने अथवा पास आने या किसी कर्मचारी को कार्य करने से नहीं रोकेगा। फिर ऐसा कोई भी कार्य निषिद्ध है जिससे कि बैंक पर से डिपॉजिटर्स का विश्वास जो है ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। तो उपयुक्त जितने भी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 6 मंथ की कारावास और 1,000 रुपये का दंड, दोनों ही सजाएं दी जा सकती हैं। इस प्रकार रिजर्व बैंक को बैंकिंग कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करने या पुनर्गठन के व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, जिससे वह देश की बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं। तो ये तो कुछ मैंने प्रोविज़न बताए हैं कि क्या क्या प्रोविज़न हो सकते हैं। फिर इसके बाद जो इसमें 3-4 चीज़ें और आती हैं, वो 3-4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और बैंकिंग अधिनियम। तो बैंकिंग अधिनियम 1949 में सभी भारतीय बैंकों पर ये लागू होता है और 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और सन 1980 में 6 बड़े और व्यापारिक बैंक सहकारी अधिकार में लिए गए। इस प्रकार कुल 20 सार्वजनिक बैंकों पर बैंकिंग अधिनियम 1949 की प्रमुख धारा जो होती है 5, 6, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23 से लेके 29, 31 से लेके 36 और 46, 47, 48, 50, 52, 53 ही सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों पर लागू होती हैं। इसके अतिरिक्त बैंकिंग कंपनियां या अधिनियम 1917 की धारा इन बैंकों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि 1969 में बैंकों को नए सार्वजनिक निगम के रूप में परिणत कर दिया गया था और इसके कारण सार्वजनिक बैंकों का अस्तित्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित कंपनियों के रूप में समाप्त हो गया। तो ये तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और बैंकिंग अधिनियम क्या हो सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। फिर इसमें जो चीज़ें आती हैं कि बैंकिंग अधिनियम 1949 और सहकारी बैंक धारा 56 के अनुसार, तो सहकारी बैंकों के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए सहकारी साख समितियों को व्यापारिक बैंक के समक्ष दर्जा दिया गया है। इस हेतु 1956 में बैंकिंग विधि पारित किया गया। इस अधिनियम को पारित होने के साथ साथ बैंकिंग अधिनियम 1949 में एक विशेष खंड 5 जोड़ा गया। इसके अंतर्गत इस धारा को 56 में सहकारी बैंकों से संबंधित प्रावधान लागू किए गए। वो इस प्रकार है कि लाइसेंस सहकारी बैंकों के लाइसेंस पे कि प्रत्येक राज्य सहकारी बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि रिजर्व बैंक से वो लाइसेंस प्राप्त करे और भारतीय रिजर्व बैंक सभी सहकारी बैंकों तथा केंद्रीय सहकारी बैंकों को इसकी चुकता पूंजी तथा कोष का 1 लाख रुपए अथवा अधिक है, उसे भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। फिर बैंक शब्द का प्रयोग करेंगे, वो भी जो भी सहकारी समितियां होगी इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करती हैं तो अपने नाम के साथ अनिवार्य रूप से बैंक शब्द का प्रयोग करेगी। फिर इनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल में यदि कोई सहकारी बैंक अपना व्यवसाय जारी रख नहीं सकता है जब तक कि उसकी पेड अप कैपिटल तथा रिजर्व कम से कम 1 लाख रुपए नहीं हो। और फिर इसके कैश रिजर्व की बात की जाए तो कैश रिजर्व में प्रत्येक सहकारी बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वह रिजर्व बैंक की किसी ब्रांच में या फिर राज्य सहकारी बैंक में अथवा केंद्र सरकार द्वारा सूचित किसी बैंक में चालू खाता खुलवाकर नकद कोष जमा करवाए। तो ये कैश रिजर्व की बात हो गई। फिर यहाँ पर सरकारी अन्य सहकारी समितियों के अंश खरीदने पर प्रतिबंध है कि वो शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं। तो कोई भी सहकारी बैंक अथवा अन्य सहकारी बैंकों के अंश तभी खरीद सकता है जबकि कंडीशन डाल रखी है। तो कौन कौन सी कंडीशन होती है कि वह जो अंश पत्र को राज्य सरकार के कोषों से क्रय करेंगे। फिर राज्य सहकारी बैंक के अंश पत्र को केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा रखे गए हों। फिर केंद्र सहकारी बैंक के अंश पत्र जो कि प्राथमिक सहकारी समिति द्वारा खरीदे गए हों। तो ये तो हुए अंश खरीदने में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है।
फिर कई तरह के रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगाए हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें अलग अलग धाराओं के अनुसार ऑडिटिंग में लगाए गए हैं, या फिर अपना कोई एजेंट चुनना चाहता है उसके लिए लगाए हैं। इसमें अलग अलग धाराओं में अलग अलग धारा के अनुसार प्रतिबंध किया गया कार्यों को। तो ये तो मैंने बताया कि बैंकिंग अधिनियम 1949 और सहकारी बैंक के संबंध में क्या क्या प्रावधान थे। तो ये आज इसकी जो इसकी प्रोविज़न है, वो इंडियन बैंकिंग एक्ट 1949 के प्रोविज़न पूरे होते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें से भी, इस वाले चैप्टर में से भी कई तरह के क्वेश्चन जो है बार बार क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो इस वाले चैप्टर को भी थोड़ा ध्यान से आप तैयार करें।